आज से हमारा जो सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वेइंग। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमारा है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बता दें। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले अपन समझेंगे कि भैया जो हमारा सर्वेइंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग को हम क्या बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि हम किसी से भी ये पूछते हैं सर्वेइंग क्या होता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर होता है कि भाई सर्वेइंग वो होता है जिसमें हम सारी चीजों को अरेंज करते हैं, साइट पे जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम सिंपली आंसर देते हैं, किसी से भी पूछो, अगर वो टेक्निकल पर्सन है या टेक्निकल पर्सन नहीं है, सिंपली यही आंसर आता है कि भाई सर्वे का मतलब ये होता है हम साइट पे जाएंगे, हम वहां पे देखेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे मैं करता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो सिंपली अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सर्वेइंग, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बताना है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम सर्वेइंग में क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम डिटरमाइन कर रहे हैं अबव एंड बिनॉट द अर्थ सरफेस। अब यह आप कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, मतलब आप डिस्टेंस को मेजर कर लो, आप उसके एलिवेशन को मेजर कर लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से उस पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करोगे। तो कंप्लीट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी, डेफिनेशन आपकी बनेगी सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट। यही चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका आएगा तो सिंपली उसमें यही चीज आपको मेंशन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यही चीज आपको मेंशन करना है कि भैया सर्वेइंग के अंदर हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट को फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे एबव और बिनॉट द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यही मैंने अभी आपको बोला था कि आपको कौन सा मेजरमेंट, आप इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से, दोनों तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो। आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, आप डायरेक्शन को मेजर कर सकते हो, आप एलिवेशन को मेजर यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, इस चीज को आपने जब मेजर कर लिया, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया, तो होगा क्या, द प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिजल्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पेपर के ऊपर आप सारे जो रिजल्ट आपके निकले हैं उनको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, जिसको आप प्लान या फिर मैप बोलते हो। क्या बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, प्लान और मैप बोलते हो। ठीक है, तो सर्वेइंग की सिंपली डेफिनेशन आपकी क्या हो गई है भाई, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट एबव एंड बिनॉट द अर्थ सरफेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि भाई सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, हम सर्वेइंग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की जाए तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके हैं तो उन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना और एंगल को मेजर करना, ये हमारा सेकेंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सर्वेइंग का। टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो मैप और प्लान जो होता है वो भी हम सर्वेइंग के थ्रू ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सर्वेइंग के थ्रू आप प्लान और मैप को भी प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टू डिफाइन कंट्रोल पॉइंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया फॉर एग्जांपल आ कैडेस्ट्रल सर्वे। अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है या हमारे पास दो स्टेट हैं या हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनकी बाउंड्री को आप कैसे बताओगे कि भैया ये वाला जो
डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे आप कहीं पर ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे इस शहर की सीमा समाप्त हो गई है और अगले जो शहर आने वाला है उसकी सीमा यहाँ पे प्रारंभ होती है। तो जो वो बाउंड्री सेटअप की गई है वो भी सर्वे के द्वारा ही की गई है। वो कौन सा सर्वे आपका होता है जिसके द्वारा इन बाउंड्री को कैटेगराइज, मतलब कि बाउंड्री से आप प्रॉपर्टी को सेपरेट करते हो या स्टेट को सेपरेट करते हो या किसी डिस्ट्रिक्ट या सिटी को आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो, दैट इज द कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया है कि हम यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट और बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल पॉइंट और बाउंड्रीज को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है कि सर्वेइंग का प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है? तो सर्वेइंग मेनली दो प्रिंसिपल पर काम करता है। कितने प्रिंसिपल पर काम करता है? सर्वेइंग मेनली दो प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला जो प्रिंसिपल होता है इसका वो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और सेकंड जो होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरिंग या मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। अगर हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट हैं तो विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट हम किसी थर्ड पॉइंट की लोकेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। पहला प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। एग्जाम के अंदर पार्ट टू होल भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ होता है, तो आपको याद रखना है होल टू पार्ट होता है, ना कि पार्ट टू होल होता है। समझ में आया? ठीक है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पहला हमारा प्रिंसिपल होगा। दूसरा प्रिंसिपल हमारा होगा लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होंगे तो हम किसी तीसरे पॉइंट की लोकेशन का मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। और डिटेल में अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो पहला प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की अगर बात की जाए तो इससे हमें फायदा क्या है? ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की यहाँ पे बात की जाए तो इससे हमें फायदा क्या है? देखो, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का फायदा ये है कि हम पूरे एरिया को पार्ट्स में यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। तो अगर किसी पार्ट में एरर आ जाती है तो एरर का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर हम एक साथ पूरे एरिया का सर्वे करेंगे तो एयर एक्यूमुलेट यहां पर हो जाएगी। मतलब अगर हम पार्ट्स में काम करेंगे तो एरर को हम इजीली लोकलाइज कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं और उसके एक्यूमुलेशन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर जब हम एक पूरे एरिया का एक साथ सर्वे करेंगे, क्या करेंगे? एक साथ सर्वे करेंगे तो एरर का हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो होल टू पार्ट का मेन उद्देश्य यही है आपका, क्या है कि भाई हम एरर को लोकलाइज कर लें और इसके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करें। और क्या करें? और हम इसके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करें। ठीक है, तो रहेगा आपको याद होल टू द पार्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो लिखा क्या है? इट इज इसेंशियल टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट एंड फिक्स देम विद ग्रेटर एक्यूरेसी। Less precise methods can then establish minor control points and the details can be located using these minor control points by minor traverse. The idea behind this principle is to prevent the accumulation of error and to control and localize minor error that would expand to greater magnitude. तो मैंने आपको अभी यही बोला कि भाई वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का मेन उद्देश्य जो है, आप क्या बोलोगे? मेन आइडिया जो है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम काम करें, तो वो यही है कि भाई ये चीज आपको याद रखना है। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रिंसिपल प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो छोटी छोटी सी एरर जो होती हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप यहां पर रोक सकते हो होल टू पार्ट प्रिंसिपल पर काम करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहां पे होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट हैं, उन दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी तीसरे पॉइंट की लोकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे पॉइंट की लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे सिंपली देख सकते हो
अब आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हो, देखोगे थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। अगर मैं फिगर 1 की बात करूं यहाँ पर, तो हमारा एक P पॉइंट जो है और एक हमारा जो Q पॉइंट है, ये हमारे दो कंट्रोल पॉइंट हो गए। ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये दोनों हमारे कंट्रोल पॉइंट हो गए। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या बोला, P एंड Q हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंट्रोल पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, और एक Q वाला भी हमारा क्या है? कंट्रोल पॉइंट। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा कंट्रोल पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, छोटे में आपने ये किया होगा, जियोमेट्री जब आप पढ़ते थे, राउंडर आपका होता है, राउंडर के अंदर पेंसिल होती है, हाफ से ज्यादा आप यहाँ पे रेडियस ले लेते हो। ठीक है, लेने के बाद आप यहाँ पर एक आर्क लगाते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे एक नया पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है? एक नया पॉइंट हमारा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर आर। ठीक है, क्या है? जिसका नाम हमारा है यहाँ पर आर। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ टू कंट्रोल पॉइंट हमने एक तीसरा पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश यहाँ पे कर दिया है। तो यही है हमारा सेकेंड जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का। विद द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट टू बी सर्वेड should be located by measurement from at least 2 point of reference। हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। उसकी हेल्प से हम तीसरे पॉइंट को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देंगे। अब सेकंड फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि भाई सेकंड फिगर के अंदर भी आपका ये पॉइंट P और पॉइंट Q दैट इज द कंट्रोल पॉइंट, ये आपके कंट्रोल पॉइंट है। और आपने सेंटर से यहाँ पे क्या किया? एक 90 डिग्री लाइन को खींचा, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट आपने लिया और उसकी हेल्प से एक नया पॉइंट आपने यहाँ पर बना दिया है। क्या कर दिया है? एक नया पॉइंट आपने बना दिया है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप जब फॉलो करते हो ना, जब हमें डिटेल्स को डिफाइन करना हो, ठीक है, क्या करना हो? डिटेल्स को डिफाइन करना हो। मैं यहाँ पे लिखे देता हूं, ये हम यूज कब करेंगे? हाँ, यूज फॉर डिफाइनिंग डिटेल्स, यूज्ड फॉर defining used for, ठीक है, डिफाइनिंग डिटेल्स। जब हमें डिटेल्स को डिफाइन करना होगा तो हम इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल जो आपका होता है ये जनरली यूज करते हैं हम कहां पर? यूज्ड इन चेन सर्वेइंग, यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। हम कहां पर यूज करते हैं? चेन सर्वेइंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। अब आप यहां पर देखो कि भैया यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पे भी हमारे पास दो कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दो रेफरेंस पॉइंट है। हमने यहाँ पर एक एंगल, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से एक एंगल को मेक किया और एक हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल आपका होता है ना, ट्रैवर्जिंग में यूज होता है। कहां यूज करते हो? कहां पे यूज करते हो? ट्रैवर्जिंग के अंदर आप यूज करते हो। ठीक है, ऐसे सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मैंने एक एंगल को मेजर किया, यहाँ से एक एंगल को मेजर किया और एक तीसरे पॉइंट को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? एक तीसरे पॉइंट को एस्टेब्लिश यहाँ पे कर दिया। देखो, ये दो तो आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए। इस कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से मैंने क्या किया? एक एंगल बीटा लिया, यहाँ से बनाया, एक एंगल अल्फा लिया, जहां पे ये दोनों लाइंस ने इंटरसेक्शन कर लिया, वहां पर हमारा जो है
वो आपका क्या आ जाएगा, एक आर पॉइंट आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि भाई हमारे पास अगर दो पॉइंट हैं, दो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट हम एक तीसरे पॉइंट की लोकेशन को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डिटेल्ड में आप यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई है कि जैसे फिगर नंबर ए जो आपका है, उस फिगर नंबर ए के अंदर क्या क्या डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, ये बी पॉइंट का हो गया, ये सी नंबर का फिगर हो गया, ये डी नंबर का फिगर हो गया और ये ई नंबर का फिगर हो गया। कहने का मतलब देखो, डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर कैन बी मेजर्ड एंड पॉइंट आर कैन बी प्लॉटेड बाय स्विंगिंग द आर्क। यही बताया था, स्विंगिंग द आर्क। आप दो आर्क लगाओगे यहाँ पर टू द सेम स्केल टू विच पी क्यू हैज बीन प्लॉटेड। दिस प्रिंसिपल इज मोस्टली यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। यही बताया आपको, ये जो प्रिंसिपल आपका होता है ये आपका कहाँ पे यूज होता है, चेन सर्वेइंग के अंदर यूज होता है। फिर देखो आप अगला क्या बोला मैंने, आप परपेंडिकुलर आर एस कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द रेफरेंस लाइन पी क्यू एंड लेंथ पी एस एंड एस आर मेजर्ड। द पॉइंट आर कैन देन प्लॉटेड यूजिंग अ सेट स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर आप आर प्लॉट कर रहे हो और डिफाइनिंग द डिटेल्स, डिटेल्स को डिफाइन करने के लिए आप इस पॉइंट का मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है थर्ड पॉइंट को मार्क करने का, ये आप डिटेल्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस क्यू आर एंड एंगल पी क्यू आर कैन बी मेजर्ड। पॉइंट आर इज प्लॉटेड आइदर बाय द मीन्स ऑफ द प्रोटेक्टर और ट्रिग्नोमेट्रिकली दिस मेथड इज यूज्ड इन ट्रैवर्जिंग। तो ये भी अभी आपको बताया भाई, ये ट्रैवर्जिंग के अंदर आप यूज करते हो। ठीक है, सिमिलरली आपका जो ये फिगर नंबर डी और फिगर नंबर ई आपका है, इसमें देखो इन दिस मेथड द डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर नॉट मेजर्ड बट द आर पी क्यू एंड आर क्यू पी, आप जो एंगल है उसको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, जनरली ये वाला जो प्रिंसिपल आपका होता है, अब जो चेन सर्वे आपका होता है, चेन सर्वे का प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन, तो इसका यूज होता है ट्रायंगुलेशन में। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जो मेथड्स आपकी होती है वो ट्रायंगुलेशन मेथड आपकी होती है, उसके अंदर यूज होता है। तो ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे अपन, यूज्ड इन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ये आपका कहां पर यूज होता है, ट्रायंगुलेशन में आपका यूज होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपका सेम वही है कि आपने आर क्यूपी आपने मेजर कर लिया है। ठीक है, ये एंगल आपने मेजर कर लिया है, इसको आप ट्रैवर्जिंग में यूज करते हो। क्लियर, इसके अंदर यूज करते हो, ट्रैवर्जिंग में आप इसको यूज करते हो। तो यहाँ पे भी लिखे देते हैं कहाँ पे यूज करोगे आप, कहां पर यूज करोगे, ट्रैवर्जिंग के अंदर आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपके मेनली दो प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के अंदर। आपके कितने प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल मेनली होते हैं, जिन प्रिंसिपल पर आपका पूरा का पूरा सर्वे काम करने वाला है। ये डिटेल्ड में यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीजें। ठीक है, ये जो पीपीटी आपकी है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपकी अभी जो सेक्शन है सर्वेइंग लेक्चर का, उस सेक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, या फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो इसको डाउनलोड करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, सर्वेइंग का हमने प्रिंसिपल देख लिया, सर्वेइंग की हमने डेफिनेशन देख ली। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि जो सर्वेइंग है उसके प्राइमरी डिवीजन की अपन बात करते हैं। तो सर्वेइंग को मेनली दो प्राइमरी डिवीजन में अपन ने यहाँ पे बांटा हुआ है। जो पहला डिवीजन आपका आता है वो आता है प्लेन सर्वेइंग, और दूसरा डिवीजन जो आता है आपका वो आता है जियोडेटिक सर्वेइंग। एक बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये प्लेन सर्वेइंग लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कि स्ट्रेट लाइंस ली हुई हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक दूसरा फिगर दिया गया है जिसके अंदर जियोडेटिक सर्वेइंग लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल्स का जो आपका शेप देख रहे हो, वो लाइंस जो है वो स्ट्रेट नहीं है। वो क्या नहीं है, वो लाइंस आपकी स्ट्रेट नहीं है। इस चीज को अपन आगे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डिवीजन की अगर बात की जाए तो भाई प्राइमरी डिवीजन में दो टाइप का हमारा यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का हमारा सर्वे होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हमारा सर्वे यहाँ पर होता है। ठीक है, अब दो टाइप का सर्वे हमारा होता है।
तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लेन सर्वे की अपन बात करें और जियोडेटिक सर्वे की बात करें तो अपन ने पैरेलली दोनों को लिखा हुआ है, समझते हैं। सबसे पहले प्लेन सर्वे में क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ सर्वे कैलकुलेट बाय कंसीडरिंग दैट द अर्थ सरफेस इन फ्लैट इन शेप। मतलब प्लेन सर्वे के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो अर्थ सरफेस कैसी है, फ्लैट है, किसी भी प्रकार का कर्वेचर इसके अंदर नहीं है। क्या नहीं है, कर्वेचर नहीं है। क्लियर, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं यहां पे लिख के देता हूं, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस नॉट कंसीडर्ड। तो भैया प्लेन सर्वे के अंदर हम अर्थ कर्वेचर को क्या नहीं करते हैं, इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। वहीं पर हम जियोडेटिक सर्वे के अंदर दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वे विच ऑलवेज कंसीडर द अर्थ सरफेस एज अ स्फेरिकल इन शेप। इसीलिए जो ये फिगर आपको दिखाया था इसके अंदर आप देखो कि ये जो ट्रायंगल्स आपका है इसकी जो लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं है, वो स्फेरिकल आपकी है। मतलब यहाँ पे शेप ऑफ अर्थ को कंसीडर किया गया है। क्या किया गया है, शेप ऑफ अर्थ आपका यहाँ पे कंसीडर किया गया है। मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है, एज दिस सर्वे कंसीडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एज फ्लैट इन शेप सो द एक्यूरेसी लेवल गॉट कंप्रोमाइज अ बिट। मतलब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने अर्थ कर्वेचर को निग्लेक्ट किया है तो एक्यूरेसी जो आपकी होगी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो भाई एक्यूरेसी आपको इस सर्वे के अंदर कम मिलेगी, इस सर्वे के अंदर ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या किया है, शेप ऑफ अर्थ को कंसीडर किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द स्मॉल एरिया। मतलब प्लेन सर्वे के अंदर हम एक स्मॉल एरिया को क्या करते हैं, स्मॉल एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल एरिया को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, और स्मॉल एरिया जो कैलकुलेट होता है वो स्मॉल एरिया आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। और जियोडेटिक सर्वे जो हमारा होगा इसको आप लार्ज एरिया के लिए, आप किसके लिए, एक लार्ज एरिया के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। इसके अंदर जो एरिया आपका होगा वो ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया यहाँ पे होगा। मतलब इससे ज्यादा एरिया होगा वहां पे आप जियोडेटिक सर्वे को आप यूज करोगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग बाय टू स्टेशन इज कंसीडर टू बी स्ट्रेट। ये तो मैं बता चुका हूं कि भाई स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पे आपकी जो लाइंस होगी वो स्फेरिकल लाइंस होगी। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे के अंदर वो लाइन आपकी स्फेरिकल हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन आपकी दो स्टेशन के बीच की जो लाइन रहेगी वो लाइंस आपकी कैसी होगी, स्फेरिकल लाइन आपकी होगी। ठीक है, यहाँ पे मान अपन मार्क कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो लाइन आपकी होगी ये लाइन कैसी होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप देखो यहाँ पे क्या लिखा, द कर्व्ड सेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। कर्व्ड सेक्शन मतलब कि कर्वेचर तो कंप्लीटली यहाँ पे इग्नोर किया गया है, इसके अंदर आपने लेके रखा हुआ है। Plane survey has their own outdated instrument as it cannot be measure much wider and larger area. Instrument like measuring tap, chain, etc. use। मतलब प्लेन
सर्वे जो होता है इसमें बहुत ज्यादा आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, इसलिए हमें वाइडर रेंज नहीं मिल पाती है सर्वे में। और यहीं पे अगर जियोडेटिक में देखा जाए तो आप एडवांस फॉर्म ऑफ द या एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हो, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग आपका हो गया है, इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो तो आपको वाइडर रेंज मिलती है, इसीलिए आप ज्यादा एरिया का यहाँ पे सर्वे कर पाते हो। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई प्लेन सर्वे हमारा जो होगा वो ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं जियोडेटिक की, तो जियोडेटिक के लिए हमें जैसे कि टोपोग्राफिकल एंड टिग्नोमेट्रिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, जियोडेटिक अगर हमें करना है तो हमें टोपोग्राफिकल एंड टिग्नोमेट्रिक नॉलेज की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अब एक बात यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ को, अर्थ सरफेस को क्या किया है, निग्लेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को कंसीडर किया हुआ है। अगर उसके बाद मैंने बोला कि भैया एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी पे आपका इफेक्ट पड़ने वाला है, एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम अर्थ सरफेस को इग्नोर करके चलते हैं, हम कर्वेचर को इग्नोर करके चलते हैं, तो कितना यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। तो आप फर्क यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी ड्यू टू नेग्लेक्टिंग द अर्थ कर्वेचर। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर एट 12 किलोमीटर नेग्लेक्टिंग द शेप ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर स्मॉलर। मतलब अगर हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और वो हमारी 12 किलोमीटर है, तो जब हम एक कर्वेचर वाली डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि सीधी सीधी जो डिस्टेंस आई हुई है ना, ये 1 सेंटीमीटर स्मॉलर है। अगर हम इसको कंसीडर करके चलेंगे तो एक्चुअल जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो 12.0001 किलोमीटर हमारी एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आएगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है डिफरेंस इन मेजरमेंट हमारा देखने को मिलेगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10⁻⁵ किलोमीटर और इसका एडिशन 12 में कर देंगे, तो जब हम कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो इतना हमारा डिस्टेंस निकल कर आएगा। मतलब हम कर्वेचर को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आई बात समझ में, कितना एक्यूरेसी में, लिटिल बिट। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज अ विथ, मतलब थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दूं। तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। एक सिंपल नोट लिखा हुआ है, जैसे डायरेक्टली ये सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे बात करूं तो क्या लिखा है, इन सिविल इंजीनियरिंग जो हमारा शेप ऑफ अर्थ होता है उसको हम स्फेरिकल यहाँ पे मान के चलते हैं, बट एक्चुअल में रियल में आप देखोगे तो वो ऑब्लेट, स्फेरॉइड या फिर इलिप्सॉइड आपका होता है। तो रियल में आपका अर्थ का शेप कैसा होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ऑब्लेट, स्फेरॉइड और इलिप्सॉइड आपका होता है। बट इन सिविल इंजीनियरिंग, जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग में बात करेंगे, जब भी हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे, हम शेप ऑफ अर्थ को यहाँ पे स्फेरिकल कंसीडर करके चलेंगे। कैसा कंसीडर करके चलेंगे, स्फेरिकल हम करके चलेंगे। सपोज अगर मैं बोलूं कि ये हमारी अर्थ सरफेस है तो ये हमारे दोनों पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन दोनों को जो एक्सेस कनेक्ट कर रही है दैट इज द पोलर एक्सेस, और ये हमारी क्या हो गया, हो जाएगी इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटर हमारी हो जाएगी, इक्वेटोरियल एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इक्वेटोरियल डिस्टेंस आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी होगी कि पोलर एक्सेस बड़ी होगी। तो याद रखना इक्वेटोरियल एक्सेस जो आपकी होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू पोलर एक्सेस, ठीक है। तो इक्वेटोरियल एक्सेस ग्रेटर देन पोलर एक्सेस। पोलर एक्सेस की डिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, 12713.8 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो लिखी हुई है 12756.75 किलोमीटर। तो एग्जाम के अंदर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इन दोनों का क्या पूछ लिया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस आपका होमवर्क है, आप इसको डिफरेंस निकाल लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना, भाई डिफरेंस निकल के आ जाएगा, और उसको आप याद कर लेना, ठीक है। उसको क्या कर लेना, उसको आप सिंपली याद कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, कोई टफ वाली बात तो है नहीं इसके अंदर, सिंपली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो आगे अपन बात करेंगे भैया सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन की, कि सर्वे जो हमारा है सर्वेइंग सब्जेक्ट उसको क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है। तो कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है देखो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो सर्वे को हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है कुछ बेसिस पर, जैसे कि नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे हमारा क्या है, हमारे सर्वे का ऑब्जेक्ट क्या है, हम सर्वे जब परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कौन सी मेथड यहाँ पर एम्प्लॉयड कर रहे हैं, मतलब किस मेथड पर हम इस सर्वे को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ द सर्वे ऑफ फील्ड के बेसिस पर, तो आप देखोगे नेचर ऑफ द सर्वे ऑफ फील्ड के बेसिस पर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो सर्वे है वो कितने भाग में बांटा गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने इस सर्वे को बांटा है लैंड सर्वे में। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा तो हमारा नेचर ऑफ सर्वे फील्ड के बेसिस पर आप देखोगे तो पहला क्या हो गया, लैंड सर्वे आपका हो गया, दूसरा आपका मरीन सर्वे हो जाएगा, इसी को आप हाइड्रोलिक सर्वे बोलते हो, और तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे अगर आप देखोगे तो हमारा सर्वेइंग तीन टाइप का हो गया है, लैंड सर्वे हो गया है, मरीन और हाइड्रोलिक सर्वे हो गया है, और हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यहाँ पर हो गया है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा लैंड सर्वे होता है, इस लैंड सर्वे को फर्दर हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड है। अब तीन कैटेगरी में कौन कौन सा डिवाइड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले टोपोग्राफिक सर्वे। अब टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत होती है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ के जाना। टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब यहाँ पे होता है कि इस सर्वे का मतलब ये हो रहा है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, क्या है, जो हमारी अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स जो हैं, जैसे कि हिल्स आपका हो गया है, तालाब आपके हो गए हैं, रिवर आपकी हो गई है, फॉरेस्ट आपके हो गए, तो ये सारी चीजों का आपको कहां से पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा टोपोग्राफिकल मैप से। किससे पता चलेगा, टोपोग्राफिकल मैप से पता चलेगा। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे जो आपका होता है वो क्या बताता है, इट इज मेंट फॉर प्लॉटिंग नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर, लेक्स, फॉरेस्ट एंड हिल्स एज वेल एज मैन-मेड फीचर लाइक रोड, रेलवे, टाउन, विलेज एंड कैनाल। ठीक है, तो नेचुरल फीचर्स तो बताएगा ही बताएगा, साथ में मैन मेड फीचर्स भी बताएगा। क्या बताएगा, मैन मेड फीचर भी बताएगा। मैन मेड फीचर्स कौन कौन से, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया और कैनाल आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सर्वे होगा वो हमारा होगा कैडेस्ट्रल सर्वे। और कैडेस्ट्रल सर्वे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भैया अगर हमें दो प्लॉट्स के बीच में, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे घर के बाजू में एक तिवारी जी रहते हैं, ठीक है, और एक हमारे यादव जी रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के प्लॉट है इन दोनों की, तिवारी जी और यादव जी के प्लॉट है। तो ये जो है आपके इन दोनों की बाउंड्री जनरली तो ये पटवारी सेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको एक बड़े लेवल पे बात करूं, एक स्टेट के लेवल पे बात करूं, दो कंट्री के लेवल पे बात करूं, ठीक है, तो इनके बीच की ये जो बाउंड्री होगी, ये जो लाइन होगी कि भैया ये इनका प्लॉट है, ये इनका प्लॉट है, या फिर ये भाई एमपी है, ये आपका यूपी है, ये बॉर्डर वाली जो लाइन्स होगी, ये लाइन जो है, ये जो बाउंड्री आपकी है, ये बाउंड्री कौन सेट करेगा, ये बाउंड्री हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा सेट होगा। किसके द्वारा होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा ये हमारा बाउंड्री यहां पर सेट होगा। किसके द्वारा सेट होगा, ये हमारा सेट होगा कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा। तो देखो लिखा होगा इसके अंदर, इट इज फॉर मेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, विलेजेस, तालुका मतलब छोटे छोटे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईटीसी। द सर्वे मेड टू मार्क प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो कम अंडर दिस
कैटेगरी। अगर इंडिविजुअल भी कोई प्रॉपर्टी है ना आपकी, तो इसकी भी बाउंड्री को अगर आपको सेट करना है तो वो भी आपका कैडिस्ट्रल सर्वे के अंडर आएगा। तो ये भैया सेकंड टाइप का लैंड सर्वे आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सिटी सर्वे। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है आपका सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे आपका क्या होता है कि जनरली आप यहाँ पे कनेक्शंस बनाते हो, जैसे कि स्ट्रीट का कनेक्शन बनाना, सिटी के अंदर स्ट्रीट को कनेक्ट करना, एक दूसरी स्ट्रीट को कनेक्ट करते हो, वाटर सप्लाई को आपको कनेक्ट करना है, सीवेज लाइन को कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें आपकी सिटी सर्वे के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? सिटी सर्वे के अंदर आपकी आएंगी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भाई? दिस सर्वे मेड इट कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, वाटर सप्लाई एंड सीवेज लाइन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आई बात समझ में? तो ये हमारे तीन टाइप के क्या होते हैं? सर्वे होते हैं। किस कैटेगरी के अंदर? लैंड सर्वे के अंदर। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मरीन और हाइड्रोलिक सर्वे। मरीन सर्वे और हाइड्रोलिक सर्वे को आप सिंपली समझ सकते हो कि ये जो सर्वे हमारा होता है, ये सर्वे हमारा वाटर से रिलेटेड होगा। मतलब कि हम इसके अंदर डेप्थ ऑफ वाटर को फाइंड आउट करेंगे। हम जब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें डेप्थ ऑफ वाटर का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट या वेरियस पॉइंट इन बॉडीज ऑफ द वाटर। क्लियर? डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमें कहां से पता चलेगा? ये हमें मरीन सर्वे या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, फाइंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर एज स्पेसिफाइड पॉइंट इज नॉन एज साउंडिंग। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जो डेप्थ आप फाइंड आउट कर रहे हो उस डेप्थ को साउंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउंडिंग बोला जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि भैया फाइंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर एट स्पेसिफाइड पॉइंट इज नॉन एज साउंडिंग। आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको साउंडिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? आप उसको साउंडिंग बोलोगे। तो इतना आया समझ में? पहले तो ये बता दो। हाँ, आ ही गया होगा। नहीं आता होता तो आप लोग टोक देते मेरे को, बट आपने टोका नहीं, मतलब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मतलब कि भैया जो सन हमारे हैं, स्टार हमारे हैं, स्पेस के अंदर जो बॉडीज हैं, सन हो गया, स्टार हो गया, इसका सर्वे करना है। तो इसका सर्वे कैसे करोगे? इसका सर्वे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? थ्रू अ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसे अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी भैया, कोई एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी फंसे हुए हैं अंतरिक्ष में, घर वापसी का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। कमेंट में आप जरूर उनका नाम बताएं कौन है जो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आती है। मतलब ऑब्जर्वेशन मेड टू हेवनली बॉडी लाइक सन, स्टार, ईटीसी टू लोकेट एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ एंड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लोकल टाइम इज नॉन एज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मतलब सिंपल सा है, हमें जो हमारे सन है, स्टार्स हैं, इन बॉडीज का क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, जिससे हम एब्सोल्यूट पोजीशन निकाल सकें अर्थ सरफेस पर उन पॉइंट्स की। ठीक है, वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे जो हमारा आता है वो हमारा आता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पर, नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पर हमने लैंड सर्वे देखा, हमने मरीन और हाइड्रोलिक सर्वे देखा, हमने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के बेसिस पर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के बेसिस पर हमारे जो सर्वे की कैटेगरी होती है वो हमारी होती है इंजीनियरिंग सर्वे। क्या होता है? इंजीनियरिंग सर्वे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा होता है मिलिट्री सर्वे। कौन सा होता है? मिलिट्री सर्वे। इसके बाद हमारा होता है माइन सर्वे। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जियोलॉजिकल सर्वे होता है। कौन सा होता है? जियोलॉजिकल सर्वे होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे हमारे यहाँ पे 5 टाइप के सर्वे होते हैं।
इंजीनियरिंग सर्वे होता है, मिलिट्री सर्वे होता है, माइंस सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। और क्या होता है? और हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे। कौन सा सर्वे आता है? हमारा आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्वे हमारा क्या होता है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पे बीई टाइम पर भी, एक आधी बार घर पे सेल्फ स्टडी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अपने को डिजाइन करना है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटी से छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट डेटा फॉर डिजाइनिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। मतलब सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है उस डेटा को कलेक्ट करना वो आप करोगे थ्रू इंजीनियरिंग सर्वे। किसके थ्रू करोगे? इंजीनियरिंग सर्वे के थ्रू करोगे। जैसे प्रोजेक्ट की बात करूं तो रोड हो सकता है, रेलवे हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकता है और सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर हो सकता है। दीज सर्वे आर फर्दर सब डिवाइडेड। इन सर्वे को हमने फिर से फर्दर सब डिवाइडेड किया है। जैसे कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे आपका होता है जो डिटरमाइन करता है फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ द स्कीम को। प्रिलिमिनरी सर्वे होता है जो मोर इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करता है जिससे आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका लोकेशन सर्वे होता है जिसमें आप वर्क ऑफ ग्राउंड, मतलब आप जिस ग्राउंड पे वर्क करना चाह रहे हो उसको सेटअप करते हो। तो इंजीनियरिंग सर्वे को भी फर्दर 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया गया है। कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया है? 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। अब वो तीनों कैटेगरी कौन कौन सी है? वो तीनों कैटेगरी तो मैं उसमें मार्क लगा रहा हूँ, ये कलर का, आप ध्यान रखना। ठीक है, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका ये प्रिलिमिनरी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, प्रिलिमिनरी ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लोकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा हो जाएगा? लोकेशन सर्वे हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग सर्वे को भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे आपका हो गया है, प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया है एंड लोकेशन सर्वे आपका यहाँ पर हो गया है। क्लियर? अब वापस से आते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के बेसिस पे जो हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, इसके बाद आपका क्या होता है? मिलिट्री सर्वे हो गया। तो जो वो आपके पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट की बात जब हम करते हैं, पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की हम बात करते हैं तो हम मिलिट्री सर्वे की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे दिस सर्वे इज मीन फॉर वर्किंग आउट प्लान ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे बोल देना भाई, जहाँ पे आम आदमियों को जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप देख नहीं सकते हो उन सारी चीजों को, वहां पे ऐसी जगह पे जो आपके सर्वे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है माइन सर्वे। कौन सा सर्वे आएगा आपका? माइन सर्वे आपका आएगा। तो अब माइन सर्वे आपका क्या होता है? माइन सर्वे आपका क्या होता है? माइनिंग के लिए, मिनरल वेल्थ के लिए जो सर्वे किए जाते हैं। क्लियर? किसके लिए किए जाते हैं? यूज फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ। क्लियर? तो मिनरल्स के लिए जो आपके सर्वे किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? माइन सर्वे की कैटेगरी में आते हैं। जियोलॉजिकल मतलब की जो अर्थ सरफेस आपकी है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की स्टडी आपको करना है, तो वो जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आपका आएगा। किसके अंदर आएगा? जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। कौन सा होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपका क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आप बोल सकते हो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, भाई पुरातत्व विभाग जो आपका होता है इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एंशिएंट कल्चर का मैप प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर मैप फॉर एंशिएंट कल्चर। ठीक है, यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, प्रिपेयर
प्रिपेयर मैप ऑफ एंशिएंट कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर ये चीज करते हैं अपन। अब देखो, दिस सर्वे इज फॉर अनअर्थिंग रिलाइट्स ऑफ एंटिक्विटी। अब ये चीज क्या होता है? अनअर्थ मतलब होता है फाइंड समथिंग बाय डिगिंग। अनअर्थ का मतलब क्या होता है? अनअर्थिंग का मतलब यहां पे लिख रहा हूं, अनअर्थिंग मतलब फाइंड समथिंग बाय डिगिंग, मतलब खोद के अगर हम कुछ चीज को यहां पे निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी चीज पर आप सर्वे कर रहे हो ना जो पास्ट में थे, जैसे कि डायनासोर्स, ठीक है, सर्वाइव्ड फ्रॉम पास्ट। और एंटिक्विटी आपका क्या हो गया? बिफोर मिडिल एज, टाइम बिफोर मिडिल एज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपका हो गया है, वहां लिख दे एंटिक्विटी का मतलब, यहां पे अलग से लिखे देता हूं। ये क्या हो गया आपका? टाइम बिफोर मिडिल एज आपका हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि भैया इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड जो आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अपन किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन। तो इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, उसके बेसिस पर टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की अपन बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या? चेन सर्वे, जनरली हम चेन सर्वे। उसके बाद कंपास सर्वे आपका हो गया, प्लेन टेबल सर्वे आपका हो गया, थियोडोलाइट सर्वे आपका हो गया, कैकोमेट्रिक सर्वे आपका हो गया, मॉडर्न सर्वे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, मतलब ईडीएम और टोटल स्टेशन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। क्लियर? क्या कर रहे हो? ईडीएम का यूज कर रहे हो और टोटल स्टेशन का आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आपका फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे, ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लोकेशंस जहां पर आप इजीली उस लोकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप नहीं पहुंच सकते हो, ऐसी जगह पर आप फोटोग्राफिक या फिर एरियल सर्वे परफॉर्म करते हो। क्या करते हो? फोटोग्राफिक या फिर एरियल सर्वे आप यहां पर परफॉर्म करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन, वो क्लासिफिकेशन हमारा है, वो क्लासिफिकेशन हमारा यहां पर है बेस्ड ऑन मेथड्स एम्प्लॉयड। कौन सी मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सर्वे करने वाले हैं। सर्वे के अंदर हम कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पहली मेथड है वो हमारी ट्रायंगुलेशन मेथड है। कौन सी मेथड है? ट्रायंगुलेशन मेथड है। और दूसरी जो हमारी मेथड है वो हमारी है ट्रैवर्जिंग मेथड। कौन सी मेथड है? ट्रैवर्जिंग मेथड हमारी है, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्जिंग, तो ट्रायंगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगुलेशन को आप बोल सकते हो कि एक आपको फ्रेमवर्क मिलता है जिसमें एक सीरीज के अंदर आपको नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं ट्रैवर्जिंग की बात करूं तो ट्रैवर्जिंग के अंदर आपको सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रैवर्ज लाइन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सीरीज ऑफ ट्रैवर्ज लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो लिखा होगा ट्रायंगुलेशन में कि इन दिस मेथड कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे मिलेगा आपको? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स आपको कनेक्टेड कंट्रोल पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं ट्रैवर्जिंग में। इन दिस
scheme of establishing control point consists of series of connected point. कनेक्टेड पॉइंट मतलब कि कनेक्टेड लाइंस भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट आप करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि अगर फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन मतलब पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट अगर कोइंसाइड हो जाता है तो वो क्लोज्ड ट्रैवर्स की कैटेगरी में आता है, और अगर फर्स्ट पॉइंट कोइंसाइड नहीं होता है लास्ट पॉइंट से तो वो आपका ओपन ट्रैवर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। किसकी कैटेगरी में आएगा? ओपन ट्रैवर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग के क्या यूजेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग के क्या यूजेस हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले भैया मैप्स को बनाना है आपको, जैसे जिसके अंदर हिल्स, रिवर्स, टाउन, विलेज, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेशन न्यू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, क्लियर, किसी भी नए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की अगर प्लानिंग या एस्टिमेशन की जब बात की जाएगी तब भी आपको सर्वेइंग की जरूरत लगेगी। कैडेस्ट्रल सर्वे आपका जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि भैया जो फील्ड है उसकी बाउंड्री कहां पर है, किसका कौन है, नहीं तो पता चले रोज ही झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के बीच में। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा उसके प्लॉट में बढ़ा दिया, उसने आपके इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैप यहाँ पे आपको बनाना है तो भी आपको सर्वे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको हाईवे, रेलवे, बिल्डिंग, डैम, इन सारी चीजों की पोजीशंस पता चलेगी, ठीक है। Knowledge of surveying is required for transfer detail from map or plans to the actual ground. हमें सर्वेइंग का नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में इसलिए भी जरूरी है कि जो प्लान्स हमारे हैं, जो हमारे मैप्स हैं, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक्चुअली ग्राउंड पर ट्रांसफर कर पाए। नेविगेशनल पॉसिबिलिटी जैसे कि हार्बर, मरीन्स एंड हाइड्रोग्राफिक डिटेलिंग के लिए भी हमें सर्वेइंग की जरूरत है, क्लियर। हमें पॉइंट्स की पोजीशंस को मार्क करना है, लोकेशंस को मार्क करना है मिलिट्री पर्पज के लिए, तो हमें सर्वे की जरूरत है। हमें मिनरल्स वगैरह क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, तो भी हमें सर्वे की जरूरत है। डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ अर्थ क्रस्ट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो भी हमें सर्वे की जरूरत है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो अगर हमें अपने एंशिएंट कल्चर को जानना है कि हमारा एंशिएंट कल्चर कैसा है, कैसा था, तो भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे यूजेस हैं हमारे सर्वेइंग सब्जेक्ट के इन सिविल इंजीनियरिंग। हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो होप तो अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट आपको आता है तो जैसा मैंने आपको बताया आप मुझसे वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नोट्स की अगर मैं बात करूं और जो मैंने अभी समझाए हैं, जो नोट्स आपको यहाँ स्लाइड्स में दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स आपको नेविगेट प्राइम ऐप में जो आपका सर्वेइंग का फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, क्लास ओवर, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।